ओके तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है अल्कीन्स, है ना। लास्ट तक हमने अल्कीन्स के बारे में सारी डिटेलिंग देख ली थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू सी दैट इज़ ऑल अबाउट अल्कीन्स। तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, स्टार्टिंग में देखेंगे, फिर उसके आगे चलते हैं। सबसे पहले अल्कीन्स आर नथिंग बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा है जब हमने क्लासिफिकेशन की थी, है ना, और कैटेगरी बनाई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली। तो अल्कीन्स दे आर नथिंग बट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमको पता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेशन मीन्स एटलीस्ट कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अल्कीन्स एक टाइप का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन विच इट कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। देखो ये पहचान है किसकी, अल्कीन्स की। अल्कीन्स की पहचान क्या, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, हम लोग उन्हें क्या कहेंगे, अल्कीन्स। और जनरली हम लोग देखते भी वही अल्कीन्स हैं जिनमें एक ही मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही होता है, मल्टीपल वाले ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। अच्छा, तो अब इनका जनरल फार्मूला, ऐसे अल्कीन जिनमें एक सिंगल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, है ना, CnH2n। अल्केन्स का क्या था, देखो सिंपल है, अल्केन्स का होता है CnH2n+2। अल्कीन बनाना है, उसमें से H के अंदर से 2 माइनस कर दो, तो +2 में से 2 हटा दिया तो क्या बचा, CnH2n। अल्काइन का बनाना है और 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बनेगा, CnH2n-2। आती है बात समझ में। तो अल्केन्स होगा CnH2n+2, अल्कीन होगा CnH2n और अल्काइन होगा CnH2n-2। आई बात समझ में। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन, दैट इज CnH2n। मतलब जितने कार्बन होंगे उसके डबल क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है अगर तो C2H4, है ना, H2n है ना यहाँ पर, 3 कार्बन है तो C3H6, 4 कार्बन है तो C4H8, लाइक दैट वी हैव टू राइट द स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज आइसोमेरिज्म। अब हमने सबने देखा है आइसोमेरिज्म, डिटेल में देखा है ना। आइसोमेरिज्म मतलब क्या, 2 कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ठीक है। अब उसमें भी 2 देखा था हमने, एक होता था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, कि कंपाउंड तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो अल्कीन्स में देखिए, अल्कीन के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फॉलो होता है। अच्छा, उसके लिए एटलीस्ट 4 कार्बन वाला अल्कीन चाहिए, है ना। 2 कार्बन और 3 कार्बन वाले अल्कीन में आइसोमेरिज्म नहीं होता, एटलीस्ट मोर देन 3, मतलब 4 कार्बन ऑनवर्ड्स अल्कीन जो होते हैं उनमें पाया जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, देखिए ज़रा, एक कंपाउंड लिखा मैंने ऊपर, CH2CH CH2 CH3 एक कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड CH3CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस तरीके से, देन CH एंड CH3, ठीक है। अब ज़रा सा देखिए तो दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेक करते हैं। ऊपर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 3 5 एंड 3 8, है ना। तो इसका फार्मूला क्या बना, इसका फार्मूला बना C4H8। ये वाले कंपाउंड को चेक करते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है, ये हो गया C4 हाइड्रोजन, 3 + 3 6 एंड 2 8, C4H8। तो देखो ऊपर वाला भी क्या है, C4H8 है, नीचे वाला भी C4H8 है। इसका मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ। डिफरेंस क्या दिख रहा है, ज़रा देखिए तो ध्यान से। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, कार्बन सेकंड और थर्ड के बीच में। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो गई, इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया। सो दिस इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बेसिकली हम लोग इसको और स्पेसिफिक करें तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको याद हो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता था, 2 कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट। तो अब देखिए डबल बॉन्ड क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकंड और थर्ड के बीच। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट1इन और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट2इन। आती है बात समझ में। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट इन कार्बन चेन। आती है बात समझ में। सो अल्कीन पोजीशन आइसोमेरिज्म बताते हैं और जनरली हम लोग बोल सकते हैं अल्कीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताते हैं। अच्छा, अल्कीन के अंदर ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कीन के अंदर होता है ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हमने एक ब्रीफ में देखा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम कंपाउंड होगा या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और उनके अंदर स्ट्रक्चर भी सेम, मतलब एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी सेम होगी, बट उनका जो ओरिएंटेशन है
है ना। स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन है या 3D जो अरेंजमेंट है, जिसे हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट कहते हैं, वो अरेंजमेंट चेंज होगा। अब देखो तो ज़रा यहाँ पर अगर इसको मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूँगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे ही पढ़ूँगा। अगर चलो नंबरिंग देता हूँ मैं, ये 1 ये 2 दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। चल इसको भी नंबरिंग देता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है ना, कार्बन की चेन सेलेक्ट करना होती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर। तो देखिए 1 2 3 4। अब कैसे पढ़ोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ऐसे ही पढ़ोगे। यहाँ कैसे पढ़ोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब देखिए दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इन दोनों के अंदर एटम्स के बीच की बॉन्डिंग भी सेम है। डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऊपर की साइड है, जो दोनों मिथिल ग्रुप है वो नीचे की साइड है। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे है, इसी तरह एक मिथिल ग्रुप ऊपर एक मिथिल ग्रुप नीचे है। तो हुआ क्या, एक फॉर्म के अंदर दोनों हाइड्रोजन ऊपर दोनों मिथिल ग्रुप नीचे, दूसरी फॉर्म में एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक मिथिल ग्रुप ऊपर एक मिथिल ग्रुप नीचे। तो एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ ना, यस और नो। यहाँ पर अरेंजमेंट में क्या है, दोनों हाइड्रोजन ऊपर है दोनों मिथिल ग्रुप नीचे है। यहाँ अरेंजमेंट कैसा है, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर एक नीचे। तो इन्हें कहा जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंपाउंड बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, उनके अंदर एटम्स के बीच की बॉन्डिंग सेम है, सिर्फ एटम्स का जो अरेंजमेंट है 3D के अंदर या स्पेस के अंदर वो डिफरेंट है। दैट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, इनके भी नाम होते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप जो है एक ही साथ बाजू बाजू में हो, एडजेसेंट पोजीशन पर हो, एक साथ हो, उस फॉर्म उसको बोला जाता है सिस फॉर्म, है ना। तो ये वाली फॉर्म जो है, देखो ज़रा दोनों हाइड्रोजन बाजू बाजू में या दोनों मिथिल ग्रुप बाजू बाजू में, तो इसको हम लोग कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इसको बोला जाता है सिस फॉर्म, है ना, CIS सिस फॉर्म। तो याद रखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक होती है सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होता है, जो सिमिलर एटम्स हैं या जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के बाजू में होंगे, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, उस फॉर्म को क्या बोला जाता है, सिस फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है, दूसरे हाइड्रोजन का है उसके अपोजिट है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये मिथिल ग्रुप है, उसके अपोजिट दूसरा मिथिल ग्रुप। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन बाजू बाजू में दिख रही है, नहीं। यहाँ दोनों मिथिल ग्रुप बाजू में दिख रहे हैं, नहीं, बल्कि जो सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट ऐसे हैं, दोनों मिथिल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट ऐसे हैं। तो इस फॉर्म को बोला जाता है ट्रांसफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। तो क्या होता है, एक होता है सिस फॉर्म और एक होता है ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में क्या होगा, सिमिलर एटम या ग्रुप बाजू बाजू की पोजीशन में होंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पाया जाता है, सिस अल्कीन होता है और ट्रांस अल्कीन होता है। आगे बात समझ में, चलिए ये हो गया उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं प्रिपरेशन, है ना। अब अल्कीन्स को हमको प्रिपेयर करना है, बनाना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें जो सबसे पहला जो मेथड अब हम लोग देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये एक टाइप की रिएक्शन है ना, इसके अंदर 2-3 रिएक्शन हमको देखना है, फिर एक दूसरी रिएक्शन आएगी उसको देखना है। अच्छा, सबसे पहले इसको समझो, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, एलिमिनेट करना मतलब निकालना, रिमूव करना, बाहर करना, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट अपने अंदर से किसी चीज़ को रिमूव करेगा और रिमूवल के बाद बनेगा प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझो, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट के अंदर से कुछ एटम्स या कुछ ग्रुप्स क्या होंगे, रिमूव होंगे, और वो रिमूव होने के बाद डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। उन रिएक्शंस को कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड होती है और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। उसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा कि रिएक्टेंट के अंदर से कुछ पार्ट रिमूव होगा और फिर हमको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो उससे कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्कीन के प्रिपरेशन की जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब क्या करना है, रिएक्टेंट लेना है, जो भी रिएक्टेंट होगा उसमें से कुछ पार्ट हमको रिमूव करके क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX। बहुत ध्यान से समझो, सबसे पहले नाम पर ध्यान दो तो आपको और आसानी समझ में आएगा। डी, है ना, देखो डी कहीं पर भी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल, है ना। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। जैसे डिहाइड्रेशन, है ना, गर्मियों में आमतौर से बोलते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन हो गया मतलब क्या, बॉडी का पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया।
आती है बात समझ। तो डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब वाटर, डिहाइड्रेशन इसी को बोलते हैं। तो वाटर क्या हो गया, बाहर निकला। अब देखिए यहाँ पर डी का मतलब है रिमूवल। हाइड्रो बना है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रो किससे बना है, हाइड्रोजन से। और हेलो किससे बना है, हेलोजन से। बहुत ध्यान से समझो। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसका मतलब क्या, एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसके अंदर से हमें हाइड्रोजन और उसके साथ साथ में हेलोजन, इन दोनों को क्या करना है, बाहर निकालना है। उस कंपाउंड, ये कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन है, तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन इन दोनों को उस कंपाउंड के अंदर से क्या करो, बाहर निकाल दो। उसको क्या कहा जाएगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अच्छा, वो कंपाउंड कौन सा है, वो कंपाउंड है RX। अब कोई मुझको बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय RX। हमने अल्केन्स के पार्ट के अंदर भी देखा है RX। R क्या होता है, अल्किल ग्रुप, और X क्या होता है, हेलोजन। तो RX को क्या पढ़ते हैं, अल्किल हैलाइड, है ना। मतलब क्या, अल्किल ग्रुप के अंदर हमने क्या ऐड कर दी, हेलोजन ऐड कर दी, ये बन गया हमारा RX। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है RX, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई भी अल्किल ग्रुप लो, फॉर एग्जांपल मिथिल ग्रुप, क्या रहता है, CH3। CH3 के साथ कोई भी एक X लगा दो, क्या बन गया, CH3X। या X मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन लगा दो तो CH3Cl एक RX बना। 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप क्या होगा, C2H5। C2H5 को CH3CH2 लिख सकते हैं, उसके साथ एक अल्किल ग्रुप लगा दो, वो बन गया RX। 3 कार्बन वाला C3H7, उसके साथ एक अल्किल हेलोजन लगा दो, वो बन गया RX। आती है बात समझ में। तो RX में R क्या है, अल्किल ग्रुप है, और X क्या है, हेलोजन है, ठीक है। अब इसके अंदर से अल्किल ग्रुप, जो अल्किल हैलाइड है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो R होता है अल्किल ग्रुप, और हेलोजन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैलाइड, ठीक है, अल्किल हैलाइड। तो अल्किल हैलाइड के अंदर से हमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को बाहर निकालना है, और उनको एलिमिनेट करने के बाद बनाना है अल्कीन, ठीक है। इसका एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन। ये क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। अब चलिए बहुत ध्यान से एग्जांपल से समझते हैं, आपको आसानी समझ में आएगा। देखिए ये मेरा एक कंपाउंड है CH3CH2Cl, यहाँ पर Cl मैंने ये कार्बन के साथ ज्वाइन है, आगे ना लिखते हुए नीचे लिखा। अब बताइए तो ज़रा ये RX की फॉर्म है या नहीं है। सबसे पहले बताओ, R का ग्रुप जो अल्किल ग्रुप क्या है, CH3CH2 इथिल ग्रुप है, यस और नो, 2 कार्बन वाला अल्कीन है ना। CH3CH2 हमको पता है, और इसके साथ X के फॉर्म में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा है। तो इसका नाम क्या होगा, ज़रा इससे बनाइए। अल्किल ग्रुप यहाँ पर कौन सा है, अल्किल ग्रुप 2 कार्बन वाला है, ये होगा इथिल ग्रुप, यस और नो, है ना। 2 कार्बन वाला, तो अल्किल ग्रुप की जगह मैंने लिखा इथिल, और हैलाइड की जगह क्लोरीन है ना। हेलोजन की जगह क्लोरीन, तो हैलाइड के बजाय क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे। ये हो गया उसका कॉमन नेम। अगर आप लोग IUPAC नेम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, IUPAC नेम क्लोरोइथेन। हमने देखा ऑलरेडी IUPAC नेमिंग, तो इसका IUPAC नेम क्लोरोइथेन बन सकता है, और कॉमन नेम इसका इथिल क्लोराइड बनेगा। आई बात समझ में। तो ये समझा सबको कि ये किसकी फॉर्म है, RX की फॉर्म है। R अल्किल ग्रुप कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला है, और ये क्लोरीन है, X की जगह क्लोरीन लगा दिया हमने। अब देखिए करना क्या है, क्या कोई भी एक अल्किल हैलाइड लो आप लोग, और उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सिंपल सबको पता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, अल्कोहलिक। अब देखिए 2 टाइप के होते हैं KOH। KOH बेसिकली सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं। तो अगर हमने KOH को वाटर के अंदर डालकर डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको बोला जाता है एक्वियस KOH सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। KOH को अगर हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया, उसको बोलते हैं एक्वियस KOH। और अगर KOH को हमने किसी अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, KOH को किसी अल्कोहल में डालकर अगर हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, तो वो होता है अल्कोहलिक KOH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मैंने ALC लिखा है, ALC का मतलब होता है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या, KOH को किसके अंदर हमने डिज़ोल्व किया है, अल्कोहल के अंदर डिज़ोल्व किया, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन नहीं बनाए, बल्कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट कौन है, अल्कोहल है। बात समझ में, उसको कहते हैं अल्कोहलिक KOH। तो क्या करना है, किसी भी अल्किल हैलाइड को ले लो, उसकी रिएक्शन करो अल्कोहलिक KOH के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। मेन रिएक्टेंट तो यही है ना हमारा। अब देखिए ज़रा इसके अंदर से होगा क्या, बहुत ध्यान से समझना। अब इससे अपने को बनाना है अल्कीन। अब खुद ही दिमाग लगाइए, इससे अगर अल्कीन बनाना है तो अपने को हेलोजन चाहिए क्या, हेलोजन नहीं चाहिए। मतलब देखो क्या होगा, यहाँ से एक हेलोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हेलोजन या क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलेगी। अच्छा, जिस कार्बन के अंदर से
क्लोरीन बाहर निकल रही है, उसका जो बाजू वाला कार्बन है, अब देखो ये वाला कार्बन हमारा मेन कार्बन है, बहुत ध्यान समझो। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। ये हम सब ने पढ़ा है। मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अल्फा के बाजू वाला कार्बन क्या होगा? बीटा कार्बन। समझ में आती है बात? तो देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन क्या है? अल्फा, और अल्फा कार्बन के बाजू में क्या है? बीटा कार्बन। तो देखिए एलिमिनेशन कराना है, वो भी क्या? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन निकालना है और हाइड्रोजन निकालना है। तो हमने देखा कि हेलोजन तो यहाँ से निकल गई, अल्फा कार्बन से निकल गई हेलोजन। तो क्या होता है इसमें? अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलती है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलती है। बहुत ध्यान समझ। अब देखो यहाँ पर CH3 है ना, इसको मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने CH2H लिख सकता हूँ ऐसे, यस और नो, है ना। ये CH3 को मैंने CH2H लिखा, यहाँ पर तो CH2Cl है। तो क्या हुआ? अल्फा कार्बन से क्या निकली? हेलोजन निकली, और जो बीटा कार्बन है उस बीटा कार्बन से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड भी क्या होगा? रिमूव होगा। अब खुद ही सोचिए ना कि अगर अल्कीन बनाना है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो लेना ही पड़ेगा ना। और डबल बॉन्ड कब बनेगा? जब ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, और जब ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, जब ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कार्बन का बॉन्ड हमने कैसे फ्री किया? हेलोजन को रिमूव करके, और उसके बाजू वाले कार्बन का बॉन्ड कैसे फ्री किया? हाइड्रोजन को रिमूव करके। आती है बात समझ में? अच्छा, अब आप लोग सोच रहे हो कि चलो ये दोनों निकल गए, HCl बन गया, काम हो गया हमारा, यहाँ पर जो है अल्कीन बन गया, इसका क्या काम? तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? कार्बन है या क्लोरीन? क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड रिमूव हो रहा है, यहाँ पर कार्बन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन पर आएगा निगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर KOH अगर ब्रेक होगा जाकर तो क्या बनेगा? K प्लस बनेगा और OH माइनस, ऐसे ही बनेगा, यस और नो। अब एक बात बताइए, ये K प्लस है, इसको क्या चाहिए बेसिकली? सॉरी, यहाँ पर ब्रोमीन नहीं आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगा। अगर ये K प्लस है तो इसको माइनस चाहिए ना। यहाँ पर माइनस किसके फॉर्म में मिल रहा है? Cl के फॉर्म में। तो यहाँ पर K प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? KCl। सिमिलरली यहाँ पर H प्लस मिला और यहाँ पर OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस आपस में क्या बनाएंगे? H2O बनाएंगे। देखो 1 2, 2 हाइड्रोजन हो गई, एक ऑक्सीजन, क्या हुआ? H2O, और ये माइनस और ये प्लस हो गया न्यूट्रल। तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O और KCl, ये दोनों बने बाय प्रोडक्ट। और अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया न्यूट्रल। अब क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मेन प्रोडक्ट क्या मिला हमको? हमारा अल्कीन मिला। साथ साथ में क्या बाहर निकला? KCl बाहर निकला और H2O बाहर निकला। आती है बात समझ में? तो करना क्या है कि जो भी अल्किल हैलाइड होगा वहाँ पर से हेलोजन तो कंपल्सरीली रिमूव होगी। अब हेलोजन जिस कार्बन से हमने रिमूव की, उसके बाजू वाले कार्बन से क्या करना है? एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, KOH के साथ हमको यूज़ करना है। हेलोजन जो जाएगा पोटेशियम के साथ, हाइड्रोजन जाएगी OH माइनस के साथ। हमेशा जो है यहाँ पर KX बनेगा, H2O बनेगा, और जिन दो कार्बन से हमने जहाँ से एक से हाइड्रोजन निकाली, एक हाइड्रोजन निकाली, उन दोनों कार्बन के बीच में क्या करना है? डबल बॉन्ड लगाना है। आपकी रिएक्शन कंप्लीट। तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, हमने हाइड्रोजन निकाली, हेलोजन निकाली, कहाँ से? अल्किल हैलाइड से। अच्छा, इसको बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन देखो तो ज़रा कौन से कार्बन से निकली? बीटा कार्बन की हाइड्रोजन निकली ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? यस और नो? सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए, ये अभी हमने देखा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फ़ा कार्बन है ना, या सिंपली बोल सकते हैं जिस कार्बन से जो है हेलोजन निकल रहा है, उसके बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये तो बहुत सिंपल था। अब थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने एक अल्किल हैलाइड, क्या नाम होगा इसका? CH3 CH2 CH Br CH3, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला हो गया। ब्रोमीन जो है सेकंड पोजीशन पर है, तो क्या नाम बनेगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आती है बात? 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम बनेगा, या ब्यूटिल ब्रोमाइड बनेगा।
अब चलो बहुत ध्यान से समझना, अब यहाँ पर अगेन वही रिएक्शन करानी है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया ताकि आपको इससे कंपेयर करने में आसानी रहे। सबसे पहला काम तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारा हैलोजन कहाँ पर है। देखिए ये हो गया हमारा हैलोजन, मतलब ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, ये हो गया हमारा अल्फ़ा कार्बन। तो कंपलसरीली हमको हैलोजन क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ से हैलोजन रिमूव। चलिए मैं नंबर देता हूँ, लेट्स से 1 2 3 एंड 4, मैंने इस तरीके से नंबर दिया। अब कार्बन 2 जो है हमारा वो कौन सा है, कार्बन 2 अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ से ब्रोमीन निकालना है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिस कार्बन से हैलोजन निकलता है उसके बाजू वाला कार्बन से यानी बीटा कार्बन से अपने को हाइड्रोजन निकालना है। अब ज़रा मुझको बताइए ये वाले जो कंपाउंड के अंदर बीटा कार्बन कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर बीटा कार्बन 2 है, कौन कौन से, कार्बन नंबर 1 भी, क्यों, इसलिए कि इसके बाजू में तो ये कार्बन है ना, ये भी एक बीटा कार्बन हो गया। ठीक है, और इसी तरह कार्बन नंबर 3 ये भी क्या है, एक बीटा कार्बन है। बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, दिस इज़ कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 2, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए तो ज़रा, अब ये कार्बन 2 तो अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि उससे हैलोजन अटैच है, लेकिन उसके साथ में कार्बन नंबर 1 एक बीटा कार्बन है और कार्बन नंबर 3 भी दूसरा बीटा। अब दोनों तरफ से बीटा कार्बन मिल रहे हैं हमको, तो अब क्या करें, दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकल सकती है ना, या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों कंपाउंड बनाते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बाय प्रोडक्ट अब लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है बाय प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, मैंने सिर्फ ये लिखा, डायरेक्ट मैं मेन प्रोडक्ट लिखूंगा। देखिए यहाँ से हमने निकाली हैलोजन, यहाँ पर क्या बचा, CH बचा, एक इसका बॉन्ड फ्री हुआ। अब मान लेते हैं जो कार्बन नंबर 1 जो बीटा कार्बन है वहाँ के हाइड्रोजन निकालते हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा, CH2 बचेगा और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा। ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ, दोनों आपस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, यहाँ से ब्रोमीन निकल गई, यहाँ बचेगा CH, क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही बनेगा। बहुत ध्यान से देखो, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, यहाँ हो गया CH3, ये तो CH2 जैसा कि वैसा, यहाँ पर क्या बचेगा, CH, यहाँ पर क्या बचेगा, CH2, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड बनेगा ना, क्या नाम होगा इसका, कोई बताएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन, है ना, यस और नो, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-1-ईन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोग रेफर कर सकते हो, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट-1-ईन। ये ब्यूट-1-ईन कब बना, जब हमने ये वाला जो राइट साइड वाला जो बीटा कार्बन था उसके अंदर से हाइड्रोजन निकाली, ये कंपाउंड बना। चलिए अब यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना। अब एक काम करते हैं, इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। अब इसको जैसे कि वैसे रहने दो, यहाँ से तो हैलोजन निकला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकली, क्या बचा, CH बचा, यस और नो। अब देखो ज़रा कंपाउंड क्या बनेगा, ये होगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बचा, CH, यहाँ से ब्रोमीन निकाल दिए, यहाँ बचा CH, इन दोनों CH के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH3 जैसा कि वैसा, तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए ज़रा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना, यस और नो। इसका नाम बताइए, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन, है ना, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन। तो ऊपर वाला कंपाउंड बना ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन कब बनेगा, जब इस कार्बन से, इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे। ब्यूट-2-ईन कब बनेगा, जब ये वाले कार्बन से हम लोग क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये बन गया ब्यूट-1-ईन एंड ब्यूट-2-ईन। ये 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, दोनों में से कोई गलत होगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये कंपाउंड भी करेक्ट है, ये कंपाउंड भी करेक्ट है। लेकिन अब इसमें से ऐसा नहीं है कि ये 50% बनेगा, ये 50%, बल्कि इनमें से एक कंपाउंड होता है मेजर और एक कंपाउंड होता है माइनर। मतलब एक प्रीफर्ड प्रोडक्ट होता है और एक नॉन प्रीफर्ड प्रोडक्ट होता है। मतलब इन दोनों में से एक प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट होगा और एक प्रोडक्ट थोड़ा कम क्वांटिटी में जनरेट होगा। तो अब उसको कैसे हम समझेंगे, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम क्वांटिटी में बनेगा, उसके लिए एक रूल है। और एक साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रूल दिया जिसे हम लोग सेट-ज़ेफ रूल कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, तो कभी कभी ज़ेटसेव रूल के नाम से भी मतलब ये रूल जाना जाता है, लेकिन जनरली इस रूल को क्या बोला जाता है, सेट-ज़ेफ रूल। अब देखो रूल तो बड़ा है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल और अकॉर्डिंग टू ज़ेटसेव रूल, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड
द प्रीफर्ड प्रोडक्ट और द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन, बहुत ध्यान से समझो, द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी पहले ये वाले पर ध्यान दीजिए, ये हमारा ऑफिशियल जो है बोलना चाहिए रूल है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है सेटजेफ रूल का, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हैं ना, तो इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ, देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्किल हैलाइड का करेंगे तो अल्कीन बनेगा, यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया अल्कीन बना, यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया अल्कीन बना, लेकिन 2 बना। अब इसमें से कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो वो बताया गया है इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन, वो वाला अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब वो अल्कीन जो है इन दोनों के अंदर से मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स अटैच होंगे। अब इसका मतलब क्या, चलो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ये हो गया ना, यस और नो, ये कार्बन कार्बन डबल, अब डबल बॉन्ड के साथ तो दोनों कार्बन लेंगे। अब बताइए ज़रा इस कार्बन के साथ कोई अल्किल ग्रुप अटैच है क्या, नहीं है। अच्छा इस कार्बन के साथ कौन सा अल्किल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ अल्किल ग्रुप अटैच है CH3 CH2, इनको अलग अलग बोलेंगे क्या, ये एक ही अल्किल ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, ये इथिल ग्रुप अटैच है। आती है बात समझ में। अच्छा इस कार्बन के साथ एक भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं है, 0 है, और इस कार्बन के साथ एक अल्किल ग्रुप अटैच है, मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर काउंट करें तो 0 + 1 टोटल कितने अल्किल ग्रुप हो गए, इसके पास एक अल्किल ग्रुप हो गए, यस और नो। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अब ये कार्बन के साथ देखिए क्या अटैच है, CH3, यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप अटैच है। ये कार्बन के पास देखिए एक अल्किल ग्रुप अटैच है CH3, इसके पास एक, तो इसके पास एक अल्किल ग्रुप है और इसके पास एक अल्किल ग्रुप, टोटल कितने अल्किल ग्रुप हो गए, 2 अल्किल ग्रुप्स। तो ऊपर वाले अल्कीन के पास सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप था, इस कार्बन से अटैच था, और नीचे वाले के पास 2 अल्किल ग्रुप हैं, एक अल्किल ग्रुप इस तरफ भी है और एक अल्किल ग्रुप इस तरफ भी है। तो अब इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है अल्किल ग्रुप्स की, कहाँ पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में। इस वजह से ये जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। आती है बात समझ में। दिस इज़ द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ सेटजेफ रूल, ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट स्टेटमेंट तो ध्यान में रखिए। सो इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में। अच्छा अब इतना याद नहीं रखना है, तो एकदम सिंपल सी लॉजिक, सिंपल सा सेंटेंस, ये एग्जाम में नहीं लिखना है आप लोगों को, ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। सेटजेफ रूल के लिए एक सिंपल सी लॉजिक है, वो है पुअर गेट्स पुअरर। पुअर मतलब क्या, गरीब, है ना, जिसके पास कम, बेसिकली अगर हम लोग बात करें गरीब मतलब जिसके पास पैसे कम हो वो गरीब होता है। अब देखो सेटजेफ रूल को है ना, ये सेंटेंस से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, पुअर गेट्स पुअरर। बहुत ध्यान से समझना, जहाँ कहीं भी ये सिचुएशन आ जाए, है ना, लेट से ये हो गया हमारा अल्फा। अब देखो दोनों बीटा कार्बन में कंपटीशन है, कार्बन 1 भी बीटा कार्बन है, कार्बन 3 भी बीटा कार्बन है। अब प्रीफर्ड या मेजर प्रोडक्ट तो कौन सा बनेगा, तो उनमें ये चेक करो कि किस बीटा कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बहुत ध्यान से समझना, ये कार्बन 1 जो बीटा कार्बन उसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 3। कार्बन 3 जो बीटा कार्बन है उसके पास कितनी हाइड्रोजन है, 2। इसके पास टोटल है 3 हाइड्रोजन और इसके पास टोटल है 2 हाइड्रोजन। अब इन दोनों में बताओ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पुअर कौन है, गरीब कौन है, कार्बन नंबर 3 है ना। तो हमको क्या करना है, जो पुअर है ना उसको और पुअर कर दो। अब एक बात बताइए, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये ऑलरेडी पुअर है ना, इसके कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में इसके पास कम हाइड्रोजन है ना, तो इसके अंदर से और एक हाइड्रोजन निकालो और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब देखो इसके अंदर से ये हाइड्रोजन CH2 है, एक और हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचेगा, CH बचेगा। यहाँ से ब्रोमीन हटा, ये बचा CH, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, उसी के अंदर से अपने को और एक हाइड्रोजन निकालना है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा फिर मेजर प्रोडक्ट। आती है बात समझ में। ये सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा रूल है सेटजेफ रूल का, कि जब भी 2 बीटा कार्बन अपने को मिलेंगे तो जिस बीटा कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है ना, उसी के अंदर से और एक हाइड्रोजन निकालो और उसके साथ डबल बॉन्ड बनाओ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। आती है बात समझ में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गई हमारी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन कंप्लीट।
आ गया समझ में सबको? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है तो इसके लिए ये लॉजिक आप लोग ध्यान में रखिए। इस लॉजिक से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।